कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का इत्तेहाद है, वहीं पर बीजेपी शिंदे का भी इत्तेहाद है। मगर एक अजीबोगरीब बात देखने में आई। मुझे कोई ताज्जुब इस बात पर नहीं है, ना मुझे हैरत हो रही है। अजीबोगरीब इसलिए लग रहा है कि इनके सीनों में और इनके दिलो दिमाग में और इनकी जुबान पर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नफरत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिकाब हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए, मुझे जाना है 15 मिनट में, नगर जाना है। वहां भी जाके ऑपरेशन करना है। एक राष्ट्रवादी का बहुत बोल रहा सुना मेरे बारे में। नहीं मालूम, अचानक आजकल सबको मेरे कपड़ों से मोहब्बत हो गई। होता बच्चे अगर घर में नंगे फिरते थे होंगे बचपने में, तो मेरे कपड़ों को देखकर तकलीफ होगी उन लोगों को। और जो लोग कपड़ों की बात करते ना, मेरे को बहुत मीडिया वाले बोले बोलो ना। मैं बोला मैं बोलता नहीं कपड़ों पे, मैं कपड़े पहनता था, पहनता रहूंगा। क्योंकि मेरे लिए, हमारे लिए कपड़ा एक हया का मसला है। अब क्या था कि तारीख में अगर आप जाएंगे, महात्मा गांधी के कातिल का नाम एक नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे जो है आम मर्द नहीं था, उन्हें उल्टा था। समझे ना? समझे नहीं समझे? गोडसे जो है उसको मर्दों से मोहब्बत ज्यादा थी। हमको भी है मगर उसको अलग थी, नफसानी मोहब्बत थी। तो उन्हें क्या करता था, उसको जो हैदराबाद में हम लोग ऐसे लोगों को टूई बोलते, वो उधर थे। तो वो गोडसे की फितरत इन लोगों में आ गई कपड़ों को देख के। अरे बाबा, तेरे घर में अम्मा बाबा लड़ रहे तो मैं क्या करूं? तेरी जोरू तेरे से खुश नहीं है, तू वजह है, मैं नहीं हूं। याद रखो, हम बोलने पे आए और बहुत अच्छा किया कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने हर जगह मिलके लड़ रहे। मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं, इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे दर्द में, हमारे सर में दर्द बन जाएगा। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा, ये सामने आएगा। तो अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना की आवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे
तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। जिस तरह हर समुदाय ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विथ राइट्स बनना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा, वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने इत्तेहाद को और अपनी ताकत को आपको कामयाब करना है। ये पूरे भारत में ऐसा ही होता है। जहां पर दलित, मुसलमान, आदिवासी रहते वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां पर दो चीज नजर आएगी आपको, एक पुलिस का स्टेशन या आउटपोस्ट या फिर शराब खाना। स्कूल नजर नहीं आएगा, रोड नजर नहीं आएगी, लाइट नजर नहीं आएगी, सफाई का इंतजाम नजर नहीं आएगा। आपको खुली मोरियां नजर आएंगे और उसमें सुअर भागते हुए नजर आएंगे। क्यों होता है ये? इसलिए कि हम अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को नहीं बनाए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, डरिए और घबराइए मत। अगर आप समझ रहे कि वो है ये कुछ नहीं, आपको अपने लीडरशिप को मजबूत करना है। और ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा है ना, इसको 2 मिनट में खोल के बताता हूं आपके सामने कितना ड्रामा है इसमें। चाइना, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स, जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए J-10। चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या ये बात सच नहीं है बीजेपी, आरएसएस वालों, कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? बताओ, जो पाकिस्तान की मदद किया ऑपरेशन सिंदूर में, उन बहादुर फौजियों पर क्या असर पड़ रहा होगा? बताओ उस पर, किस देश पर क्या असर पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपने 80% हथियार पाकिस्तान के, चीन के हैं। पूरे जेट फाइटर क्राफ्ट पाकिस्तान के पास चीन के हैं। हमारे पास ब्रह्मोस था तो हमने पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड के परचखे उड़ा दिए ब्रह्मोस से। शहबाज शरीफ का खुद इंटरव्यू है कि मैं अंडरवेयर में स्विमिंग कर रहा था तो मेरे को फोन आया कि 9 एयरबेस उड़ गए। मगर आज आप चीन को बुला रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है पावर इंडस्ट्री में लगाने के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरे देश के लोगों को बोले आओ FDI लगाओ, मगर हम चीन को बुला रहे हैं जो आज हथियार 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपका नेशनलिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर बीजेपी के लोग आप देखेंगे, ट्रंप कई मर्तबा बोल दिया मैं रुकाया जंग। अब ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भारत को अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए था 85, वो नहीं मिल रहे थे, तो मोदी मेरे पास आके बोला, सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू।
ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से फोन पे बात नहीं की, इससे ट्रेड डील नहीं होगी। क्या है ये? देश है ना, 133 करोड़ का देश है ये। हुक्मरान जो होता है ना, उसमें इकबाल भी होना चाहिए। और इकबाल कैसे आता? उसकी जात का नहीं, ये देश के इकबाल की बात हो रही। वो गोरी चमड़ी का ट्रंप हमारे देश की तौहीन कर रहा है। और बीजेपी वाले महात्मा गांधी के 3 मंदिरों का हाल है, ना सुनते, ना बोलते, ना कुछ करते। ये आपका राष्ट्रवाद है। और आए दिन बोलते नेशनलिज्म, फुला, ये वो। क्या हो रहा है? ये महंगाई आसमान को छू रही है, ये बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान खुदकशी कर रहा है, मॉब लिंचिंग, हर महीने में 1 या 2 मॉब लिंचिंग होती है। 2019 में अमित शाह ने उस यूएपीए कानून को और खराब कर दिया। किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी ने उसके हक में वोट दिया। मैं, इम्तियाज जलील उसके खिलाफ वोट दिए। मैं पुकार रहा था, देखो यह कानून गलत है, ये राइट टू लाइफ के खिलाफ है। किसी पे यूएपीए लगेगा तो 4 साल 3 साल बेल ही नहीं मिलेगी। हुआ ये, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई, भारत के मुंबई के लोगों की। 11 मुसलमानों को एक्यूज बनाया गया, 19 साल जेल में थे। 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि तुम बेकसूर हो, यू आर इनोसेंट। मगर मरने वाले पूछ रहे कि किसने मारा हमारे बाप को, हमारी बहन को, हमारे रिश्तेदार को। जो 19 साल जेल में रहकर निकले वो पूछ रहे हमको क्यों जेल में डाला। कांग्रेस की सरकार थी और ये सरकार, बताइए कब रुकेगा ये जुल्म? काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया वक्फ के ऊपर। नरेंद्र मोदी, शिंदे, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, मांझी ने मिलकर ये कानून बनाया। आपको मालूम ये कानून कैसा असर करेगा आप पर, हम पर? इस कानून के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह और खानकाह को बंद किया जा सकता है। हिंदू धर्म के स्थान पर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी या बौद्ध मजहब का मेंबर नहीं बन सकता। मगर मुसलमान के धर्म स्थान वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई भी बन सकता। ये कौन सा राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? आर्टिकल 26 के खिलाफ है। मगर मोदी ने कानून बना दिया, इन सब ने तायीद की। अब वक्फ की कमेटी बनेगी तो उसमें कोई भी किसको भी चेयरमैन बना सकते हैं आप। दरगाह की कमेटी होगी, मस्जिद की कमेटी होगी, कब्रिस्तान की कमेटी होगी। यानी वक्फ कोई करना नहीं। वक्फ और औलाद खत्म होने के दहाने पर आ गया। अगर कोई मस्जिद या दरगाह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगी, एएसआई का 100 साल के ऊपर होगी, तो उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक एएसआई जो नरेंद्र मोदी के नीचे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है। बताइए क्या होगा? तो ये चुनाव एक अहम चुनाव है। और अगर आप वक्फ कानून के खिलाफ हैं, जो मुझे यकीन है आप हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया, आपको अपने इजहार नाराजगी का इजहार जमहूरी तरीके से लोकशाही देती है। वक्फ कानून बनने के बाद देश के दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है। मैं जालना और महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, अगर आप इस संविधान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम ये कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे कानून की हम तायीद नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया।
और बताओ आपको, नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए भी बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने अपना आलीशान वो कितना 15 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, किस पे बनाया मालूम आपको? वो मुस्लिम यतीम खाने पर उसने अपना आलीशान घर बनाया। उसको बचाने के लिए मोदी ने सेक्शन 3D बनाया कि जो भी कोई ट्रस्ट बनाएगा इस कानून से पहले और बाद में वक्फ नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो मैंने पार्लियामेंट में 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसन रिपोर्ट दी और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा, यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मालूम होना मोदी को, जो दिल्ली के बादशाह हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि संविधान के खिलाफ आपने एक धर्म के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बना सकते। और बार बार बोलते, अरे कौन सी वक्फ की जायदाद, कहां वक्फ बचेगा? सब आप लोग उस पे कब्जा करेंगे, जो कब्जा करके बैठे वो तो ऐश करेंगे। लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई हिंदू धर्म की जायदाद पर कब्जा करता है, चाहे वो 20 साल से कब्जा करो, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, वो मंदिर, मूर्ति या धर्म की होती है। मोदी ने बोला वहां पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर अप्लाई होगी। यानी अगर कोई 12 साल से कब्जे में है, जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ है बताओ आप? ये मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ आपको वोट देना है। जो मॉब लिंचिंग का एक माहौल बन गया, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। जो एक नफरत की आग अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ लगाई गई, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। और याद रखो, हौसले कभी पस्त होने मत दो नौजवानों, हौसलों को बुलंद रखो। और अगर तुमको हौसला हासिल करना है तो गज्जा के फलस्तीनियों को देखो, गज्जा के फलस्तीनियों को देखो। 65,000 लोग जालिम बेंयामिन नेतन्याहू, वो जहन्नम का कुत्ते ने वहां पर गज्जा के 65,000 लोगों की जान ले ली। मगर पिछले 3 साल में फलस्तीन में एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया, एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया। और यहां पर क्या है, कुछ हुआ कि अरे मैं मर जाता हूं, मैं डिप्रेस हूं। मेरे भाई, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। कभी भी हालात से मायूस नहीं होना। अल्लाह बोल रहा कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये दुनिया जुस्तजू की जगह है, ये दुनिया इनाम की जगह नहीं। इनाम की जगह उस दिन होगी जब इंशाअल्लाह ताला रब्ब करीम जालिमों का फैसला करेगा, इनको जहन्नम में घसीटता हुआ लेकर जाएगा। तो ये दारुल अमल है, अमल करना है, कोशिश करना है और अपने हिम्मतों को बुलंद रखो। आप यूपी के बाबा माने साइंटिस्ट हैं, वो तो बाबा ने बोला कि अब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके में जाना, पुलिस को बोले, पुलिस आती देखो बाजों को चेकिंग करना है, लाओ तुम्हारा गाड़ी का कागज का है, ऐसा देखते हो, घूर के देखते इतना ही डॉक्यूमेंट रहता। फिर गए वो, वहां जाकर उन्होंने कहा कि तुम बांग्लादेशी, एक 75 साल के बूढ़े को बोले, वो बोले नहीं हूं बांग्लादेशी, मैं बिहार अरारिया का हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं। तो बोले नहीं, हमारे पास बाबा ने एक मशीन ईजाद की। वो बेचारा ज़ईफ बोला क्या मशीन है? बोले तू पलट। बेचारा पलट गया, गरीब है, थोड़ा झुक गया। बोले हम तेरी पीठ पे सेलफोन रखेंगे, यानी ये सेलफोन रखेंगे, सेलफोन बोलेगा इन्हें बांग्लादेशी या भारत का।
आप बताइए, ये कोई तरीका है किसी को रुस्वा करने का? काश बीजेपी आरएसएस वाले ऐसा कोई फोन निकालते, किसी के गरीब के पेट पर रखकर बोल सकते कि उसके पेट में कितने दिन से खाना नहीं खाया, बोलो बताओ। मगर तुम गरीब के पेट की फिक्र नहीं करते, तुम नफरत में डूबे हुए मुसलमानों के लिए तुम फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, मगर उस गरीब के पास चाहे कोई समुदाय का हो, उसको ना खाना मिल रहा है। मेल नरिश चिल्ड्रन सबसे ज्यादा कहां है बताओ? स्टंटेड चिल्ड्रन कहां पर है बताओ? वेस्टेड चिल्ड्रन कहां पर है सबसे ज्यादा भारत में? करेंगे। आपका नाम, किस चीज का नाम वोटर लिस्ट में हाथ उठाओ। तकरीबन लोगों का नाम, पूरों का नाम। महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में एसआईआर जब होगा इस साल, तो आपका प्रूफ होगा ये वोट डालना, ताकि एसआईआर जब होगा तो आप इसका हवाला दे सकते हैं वोटर लिस्ट का, और 2002 की वोटर लिस्ट का। तो एसआईआर को भी सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जालना में हमारा पोलिंग परसेंटेज 90% से कम होना नहीं चाहिए, 90% होगा। 90% पोलिंग परसेंटेज हमारा होना चाहिए। तो इस वादे पर आपसे रुखसत हो रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पतंग को वोट दो, पतंग को, पतंग को। अब मेरे साथ खींचिए।